वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपकमिंग आईएएस ऑफिसर। तो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया था जो आर्टिकल 19 टू 22 तक है। आर्टिकल मैंने कल आपको आर्टिकल 19 की जो 7 पार्ट है वो और 20 और 21 और 22 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट सेशन डिस्कस करते हैं आर्टिकल 23। जो आर्टिकल 23 और 24 है ना, वो दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वो उनको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ओके, तो आर्टिकल 23 डिस्कस करते हैं हम, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है। जैसे कि तस्करी, मतलब ट्रैफिकिंग और मिसबिहेव, बुरा बर्ताव। मान लो किसी बच्चे को कोई पकड़कर कोई उससे जबरदस्ती काम करवा रहा है, वो आर्टिकल 23 में आता है और वो उस बच्चे से काम नहीं करवा सकता। लेकिन देश हित में सरकार बिना पैसे के काम करवा सकती है। इसमें ये दिया गया है कि किसी से भी हम बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते, और जो 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं करवा सकते। ठीक है। और आर्टिकल 24 में क्या है? बच्चों को खतरनाक कामों में न लगाना, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन इन फेस टाइम एंड डेंजरस वर्क। ओके, ठीक है। तो कोल माइंस, गोल्ड माइंस, हैवी इंडस्ट्रीज, पटाखे की फैक्ट्री में हम बच्चों को काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मतलब बच्चों के लिए खतरा होता है ना, इसलिए। और बच्चों मतलब जो 14 साल से ऊपर के बच्चे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। वैसे उनको भी उनकी ड्यूटी तो यही है, उनको पढ़ना चाहिए। बट जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो खदानों, कोयला खदानों और अन्य किसी भी जोखिम भरे काम में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो अगर स्लॉट पूछे भाई 23 से 24 तक, तो वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। फिर आगे है आर्टिकल 25 टू 28। इसमें है रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। तो आर्टिकल 25 डिस्कस करते हैं। इसमें ये दिया गया है कि किसी भी धर्म का अंतःकरण, मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। मतलब इंडिया का कोई अपना पर्सनल कोई धर्म नहीं है। इंडिया के लिए सब धर्म बराबर हैं। लेकिन ये अनुच्छेद किसी भी धर्म परिवर्तन के बारे में धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करता। मतलब कोई इंसान है, अगर उसको किसी भी धर्म में ट्रस्ट है तो वो कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक है। भारत में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म की रीतियों और परंपराओं को मान सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 25 में ये दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो जो देखो, हम मेट्रो, देखो आपने कई बार मेट्रो में देखा होगा कि हमें तो एक नेल कटर भी नहीं ले जाने देते वो, और जो सिख होते हैं वो एक छोटी सी चाकू टाइप की कृपान रखते हैं, वो ले जा सकते हैं। तो ये उनके धर्म में लिखी हुई है बात कि सिखों को कृपान ले जाने की आज़ादी है, वो 25 के अधीन ही है, क्योंकि भारत किसी भी धर्म का प्रोटेक्शन नहीं करता। मतलब किसी भी धर्म को अपनाता नहीं है, प्रोटेक्शन तो सबका ही करता है। ठीक है। तो अब आर्टिकल 23 डिस्कस करते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस ग्रुप फ्रीडम। आर्टिकल 26 में ये दिया गया है रिलीजियस ग्रुप फ्रीडम, मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसके तहत धार्मिक संगठन मंदिर मस्जिद बनवा सकता है परंतु किसी को धार्मिक चंदा इकट्ठा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसका मीन क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक संगठन, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई भी अपनी मर्जी से बनवा सकता है, परंतु किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती चंदा नहीं लिया जा सकता, या किसी भी व्यक्ति को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 27, इसमें यह दिया गया है कि धार्मिक कार्यों में लगाए गए पैसे पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कोई जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जो जायदाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिखा देते हैं, भाई ये धार्मिक कार्यों में लगाई है मैंने। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत सारे टैक्सेस से बच जाते हैं।
तो जो आर्टिकल 27 है उसमें ये दिया गया है कि धार्मिक कामों में जितने भी पैसे लगाए जाते हैं ना, तो उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 28, इसमें ये दिया गया है कि सरकारी पैसे से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 28 में ये दिया गया कि सरकारी पैसे से चल रही संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब कई बच्चों को ये डाउट होता है, जैसे कि BHU है, AMU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनको ये लगता है कि BHU में हिंदू वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनका नाम किसी धर्म के नाम पे अवश्य है, बट इनमें जो एजुकेशन है वो किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दी जाती। ठीक वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें एजुकेशन सब के लिए इक्वल है। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 29। इसमें ये दिया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, मतलब टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि ST हैं, तो उनको अपनी भाषा, लिपि, पहनावे और संस्कृति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और उनको अपनी लिपि को ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रोत्साहित और करती है, जो आगे वाले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। तो जो आर्टिकल 29 है उसमें ये दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब है आर्टिकल 30। इसमें ये बताया गया कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान बना सकते हैं, इसके लिए सरकार उन्हें पैसा भी देगी। मतलब उनको अगर अपनी पहनावे को, संस्कृति को, लिपि को आगे बढ़ाना है तो वो किसी भी प्रकार के संस्थान बना सकती है। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद के तहत जो मुस्लिम समुदाय है वो मदरसे बनाती है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब है आर्टिकल 29 to 30। ये जो अगर आपसे स्लॉट पूछे ना, अब मान लो मैंने पीछे बताया था आपको, आर्टिकल जो 25 से 28 तक है वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, रिलीजियस फ्रीडम। अब पूछता है वो एग्जाम में ये आता है कि आर्टिकल 29 to 30 तो किस बारे में है वो, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मतलब संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 31 या आर्टिकल 31। इसमें ये बोला गया कि संपत्ति रखने का अधिकार, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ख़त्म करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसे, और अब जो आर्टिकल 300A में वर्णित है। ठीक है, समझ आ गया। अब है अनुच्छेद 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार। इसके अंतर्गत हम, जैसे कि मैंने बताया था ना कि हमारा जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका गारंटर कौन बताया था मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कुछ ऑर्डर होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जो अदर सरकारी संस्थाएं उनको फॉलो करने होते हैं, जिनको रीट भी बोला जाता है, आपने पहले पढ़ा होगा। और जो आर्टिकल 32 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे मैंने ये बता भी रखा है, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, हृदय एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड आर्टिकल 32। ठीक है, इट इज सेट बाय भीमराव अम्बेडकर। ये जो भीमराव अम्बेडकर ने ये सेट किया था। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रीट। लेख बोलते हैं हिंदी में जिनको, और इंग्लिश में बोलते हैं रीट। ठीक है, कभी स्पेलिंग भी आ जाती है तो WRITE। ओके, ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड रीट। ओके, कोर्ट का आदेश। ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं, आपने कभी पहले पढ़े भी होंगे, अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो आप। इसको बोलते हैं हर्बिस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हर्बिस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब आपको इसमें इस वर्ड्स देखो, अगर इंग्लिश के वर्ड पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड नहीं है। वैसे तो लिखे तो इंग्लिश में हुए हैं, बट इनका जो मीनिंग है, जो ये इनका मीनिंग है वो
हिंदी भाषा में है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ हर्बिस कॉर्पस तो शायद आपको कुछ समझ ना आए, बट आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण कुछ कुछ समझ आ रहा है। यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसका मीन क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब सशरीर प्रस्तुत होना। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि मान लो कोई भी गिरफ्तारी से बचने के लिए बंदी को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस उसको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और फिर वो ये मान लो उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो उसको पुलिस लेके गई, मान लो पुलिस थाने लेके गई, फिर वो ये दिखाता है कि अगर उसके पास ना तो पुलिस के पास कोई वारंट है, ठीक है, फिर वो जो व्यक्ति है वो थोड़ा भी समझदार है, उसको पता है भी एक 5 टाइप्स की रीड्स होती है, तो वो क्या करेगा, वो एक लेटर टाइप करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट मतलब उसका कोई फ्रेंड हो या खुद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा, वो ये बताएगा कि भाई मेरा ये दोस्त है, उसको पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर जो इस टाइम पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट, या वो हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट उसको क्या करेगा, वो पुलिस स्टेशन है उसके लिए एक लेटर लिखेगा। उसमें उस ऊपर क्या लिखा होगा, उस लेटर के ऊपर क्या लिखा होगा, हर्बिस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षण। जो जिस व्यक्ति को आपने बंदी कर रखा है उसको आप मुक्त करो। ठीक है, उसको मुक्त करने का आदेश देता है। समझ आया? ठीक है, अब होता है नेक्स्ट हमारा मैंडेमस, जिसका होता है मैंडेमस बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये आदेश है ना राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के खिलाफ कभी भी नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, ये केवल सरकारी नौकरी जो सरकारी नौकरी पर है ना, गेस्टेड ऑफिसर, उन्हीं पर जारी हो सकते हैं। ठीक है, ये केवल सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी होता है जब वो अपना कार्य नहीं कर रहे हों, या जिसे वो करने के लिए बाध्य है ना, और वो अपना कार्य नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ ये उसके लिए जारी होता है हमारा परमादेश। जैसे कि ये IAS ऑफिसर हैं, IAS हैं, HPS हैं, कोई भी हमारा गेस्टेड ऑफिसर है उसके अंदर आ जाता है, तो जो उसके लिए क्या होता है, ये मैंडेमस जारी होता है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, अब तो खैर क्या है कि बहुत सारे टीचर पहले से ज़्यादा अपनी ड्यूटी के प्रति अवेयर हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चों के पास फ़ोन तो होते ही हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है, बच्चे फ़ोन लेके आते हैं। तो पहले वाली मैम क्या होती थी हमारे टाइम में, आ गई सर्दियों का टाइम है, एक ले आई बैग में वो क्या बोलते हैं जिसको, करोसिया और कुछ फ्रूट्स, बैठी हैं, खा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। तो अगर मान लो कोई और बंदा है वहाँ पे चला जाता है, फिर उनकी जो ऐसे ये जो एक्टिविटी है वो कोर्ट में बता देता है कि देखो इस स्कूल में इस नाम का टीचर है, वो ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मतलब वो अपनी जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके मौलिक कर्तव्य हैं, वो उनको नहीं निभा रहा। तो फिर ये जो कोर्ट है वो उस जो मैंने टीचर का एग्जाम्पल लिया आपके साथ, उसके खिलाफ जारी करता है परमादेश, मतलब वी कमांड। हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने जो कर्तव्य का निर्वाह है अच्छे से करें। ठीक है, समझ आया? आगे है क्यो वारंटो। ठीक है, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, ये सरकारी पद की संवैधानिक जांच के लिए किया जाता है। मान लो देखो क्यूरो वारंटो का मीन होता है, देखो मान लो अभी आप मान लो कोई जॉब में हो, ठीक है, और आपका दोस्त भी किसी अदर जॉब में है, दोस्त कोई अदर है, मान लो आपके डिपार्टमेंट में कोई है जो उसी जॉब में है, तो आपको पता चल जाता है कि वो पैसे वैसे दे के लगाएं, तो आप ये बात कोर्ट में बता सकते हो कि ये फला नाम का व्यक्ति पैसे देके इस पद पे लगा हुआ है। तो ये क्या होएगा, जो कोर्ट है ना वो आदेश जारी करता है कि व्हाट अथॉरिटी ऑफ, मतलब जो वो जिस बोर्ड ने उसकी नियुक्ति की है ना वहाँ पे, वो बोर्ड उसकी पूरी तरीके से छानबीन करता है। जो उस मतलब जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन की, वो उसकी चेक करता है और सारे उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो क्यूनो वारंटो का मीन क्या हुआ हमारा, अधिकार परीक्षा, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ठीक है,
अंडरस्टैंड। आगे हम पढ़ते हैं, फोर्थ वन है हमारा प्रोहिबिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, मतलब स्टे ऑर्डर, रोक देना। आपने ये तो सुना ही होगा, स्टे लगा दिया मतलब रोक देना। ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को जारी करेगा, हाई कोर्ट है हमारा वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे तो कोर्ट होता ही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, समझ आए। तो जो ये स्टे ऑर्डर है, मतलब स्टे ऑर्डर मीन रोक देना, जो ये अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को जारी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जब निचली अदालत अपने क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही है तो ऊपरी कोर्ट निचली कोर्ट को प्रतिषेध रीट जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल कर कार्य करने के लिए रोकती है। ठीक है, हमारा फोर्थ वन है, तो हमारा फिफ्थ वन है उत्प्रेक्षण, इसको बोलते हैं सर्स्योरेरी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसमें क्या है, ये किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, मतलब जो अपने काम करने में कोई अदर काम कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको हाई कोर्ट जारी करता है। और मान लो कोई हाई कोर्ट है वो अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है अपनी का, तो उसको कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ आया। न्याय क्षेत्र से बाहर मतलब एक्सेस ऑफ जुडिकेशन कार्य कर रही हो कोई भी न्यायालय तो ये जारी किया जाता है। कोई न्यायालय जब कानून के खिलाफ या असंवैधानिक निर्णय लेता है या सुना देता है तो उसके खिलाफ भी सर्स्योरेरी जारी किया जाता है। ठीक है, तो हमने 5 तरह के रिट जारी किए हैं आपके साथ। हर्बिस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई गिरफ्तार कर लिया गया है तो जिसने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ जारी किया जाता है। उसको खिलाफ तो नहीं कहेंगे, तो उसको एक आदेश दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्बिस कॉर्पस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बंदी से मुक्त करना। मैंडेमस मतलब परमादेश, वीक कमांड, ये इसमें स्पेशल बात है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किए जा सकते। ये गेस्टेड ऑफिसर को जारी किए जाते हैं जो अपने काम अच्छे से नहीं करते, तो उसके लिए क्या जारी होता है, मैंडेमस। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्यूनो वारंटो, अधिकार परीक्षा मतलब बाय वट अथॉरिटी हो। मान लो कोई व्यक्ति है वो किसी भी पद पर असंवैधानिक तरीके से लगा हुआ है तो उसके खिलाफ क्यूनो वारंटो जारी होता है। ठीक है, फिर है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक है, स्टे ऑर्डर। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सर्स्योरेरी। फिर हमारा मौलिक अधिकार, अब हम पढ़ते हैं, हमने आर्टिकल 32 तक पढ़ लिया है, अब हम 33, 34 और 35 डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 33 इसमें क्या है, मूलभूत अधिकारों का सीमित होना। इसमें कुछ कंडीशन में हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको सीमित किया गया है, जैसे कि सेना और पुलिस वालों के लिए मौलिक अधिकार है वो सीमित है। जैसे कि सेना है हमारी, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, वो किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते। ठीक है, वो किसी प्रकार की सभा नहीं कर सकते। तो हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन किए गए हैं मौलिक अधिकारों में। जो सेना में उनके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रा है, INA के कर्मचारियों के मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। ठीक है, मीडिया पत्रकार के मौलिक अधिकारों को देश हित में सीमित रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब इनके भी अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, जो हमारे पत्रकार होते हैं उनके। अब है आर्टिकल 34, इसमें बताया गया है सैन्य कानून मतलब मार्शल लॉ। ठीक है, मतलब जो देखो आपने देखा होगा कोई मिलिट्री एरिया है तो उसके अपने कानून अलग होते हैं। तो सैन्य इलाकों, क्योंकि क्या होता है, जो जैसे कि आर्मी का इलाका है तो आर्मी के अपने अलग से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, करते तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी है, बट उनके जो रूल होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, किसी सैन्य इलाके में मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। ठीक है, सेना के अपने कानून होते हैं।
अब है आर्टिकल 35। इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए संसद नियम बना सकती है। टू एम्पावर फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैन फ्रेम एंड मेक लॉज। ओके, अंडरस्टैंड? मतलब मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए संसद नियम या कानून बना सकती है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, मान लो कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति है, कोई इंडिया में आ जाता है, तो उसको ये आर्टिकल है, ये जो मैंने बताया अभी आपको संतरता के, मैंने जो आपको बताया है कहाँ से था, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताएं, तो जो कौन कौन से आर्टिकल है वो सिर्फ जो भारतीयों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल जो 15 है उसमें हमने क्या पढ़ा था। आर्टिकल 15 में पढ़ा था हमने, कोई भी व्यक्ति है उसको हम जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और 16 में क्या है, सभी को समान अवसर, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आर्टिकल 15 एंड 16। अब फिर आगे क्या था हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 तो मैंने आपको बताया था, जिसकी 7 पार्ट है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ए, बी में है सभा करने की आज़ादी, सी में है संगठन बनाने की आज़ादी, और डी में है पूरे देश में घूमने की आज़ादी, ई में है पूरे देश में कहीं भी बसने की आज़ादी, और एफ में है संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत खत्म करके उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन अभी आर्टिकल 300A में वर्णित है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 19G, पूरे देश में कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और 29 और 30। 29 में क्या बताया था मैंने आपको, 29 में बताया था मैंने आपको अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, मतलब इंडिया में जो अल्पसंख्यक है ना, उनके हितों की रक्षा करेगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसी भी अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि, पहनावे और संस्कृति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। और 30 में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने लिए संस्था बना सकते हैं, इसके लिए सरकार उनको पैसा भी देगी, जो अपने देश में अल्पसंख्यक है ना उनके लिए। जैसे कि अगर मैं अपनी जो पूर्व के राज्य हैं उनके लिए, जो हमारे जो ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, हमारे जैसे कि हरियाणा में तो अल्पसंख्यक नहीं है, यूपी में है, राजस्थान में, अलग बहुत सारी स्टेट में हैं, तो अल्पसंख्यक अपने संस्थान बना सकते हैं, इसके लिए राज्य उनको सहयोग करेगी। ठीक है, तो जो अगर आपसे कोई पूछे भाई कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति, तो 15, 16, 19, 29 30। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।